नमस्कार दोस्तों, आज हम सिविल सर्विस के बारे में बात करेंगे। आपने बहुत सारे सिविल सेवा में जो बहुत सारे लोग जो सक्सेस लोग हैं उनको आपने देखा होगा और देखा होगा वो किस तरीके से टॉप आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, हर साल लाखों लोग तैयारी करते हैं और सिर्फ मात्र कुछ ही लोग इसमें सक्सेस पा पाते हैं, यानी सक्सेस रेशियो बहुत कम है। उसमें से भी सबसे जो सक्सेस रेशियो कम है वो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स का। तो उसमें से मैं भी एक था, मैं भी सफल नहीं हो पाया था और मैंने अपनी जो तैयारी है बहुत पहले स्टार्ट कर दी, 2007 में स्टार्ट करी थी और मेरी लगभग अब एज पूरी हो चुकी है, 32 साल से ज़्यादा हो चुकी है। तो मेरा जो एक तरह से जो अटेम्प्ट्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। तो मैंने जो सफलता है हिंदी माध्यम से क्यों नहीं पाई, इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे या जानने की कोशिश करेंगे। आपने बहुत सारे सक्सेस लोगों के इंटरव्यूज़ ज़रूर सुने होंगे। तो अगर आप बिगनर हैं तो वो गलतियाँ मत करिए जो कि मैंने करी या जो हम जैसे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट कर लेते हैं और वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं। और हर साल जो है हिंदी मीडियम का जो रेशियो है वो धीरे धीरे जो है बहुत ज़्यादा घट रहा है। इसका जो कारण क्या है, इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो जाहिर सी बात सिस्टम में भी है और कुछ स्टूडेंट के अंदर भी है। सिस्टम के रिगार्डिंग में मैं अलग से एक बहुत बारीकी से एक वीडियो बना सकता हूँ इसके ऊपर और कभी बनाऊँगा। लेकिन अभी हम मोटा मोटा बात करते हैं कि सिस्टम में किस तरीके से आप को दूर रखा जाता है हिंदी मीडियम्स के जो सक्सेस रेशियो है, या मैं सीधा सीधा कह सकता हूँ कि हिंदी मीडियम्स वालों को दूर रखा जाता है, इस सिस्टम में घुसने से उनको रोका जाता है। ये एक ऐसा सिस्टम बना दिया गया है। इस पर मैंने बात करी कि एक सेपरेट वीडियो बन सकती है जिसमें मैं बहुत बारीक चीज़ों पे बात करेंगे जिससे हिंदी मीडियम के बच्चे सफल नहीं हो पाते हैं। ऐसी बात नहीं हिंदी मीडियम के बच्चे मेहनत नहीं करते हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे स्टूडेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा जो एस्पिरेंट होते हैं वो भी मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ बारीक चीज़ों से वो पिछड़ जाते हैं। और जाहिर सी बात है कि सिविल सर्विस में बस बारीक चीज़ों का ही अंतर होता है और बारीक चीज़ों से ही जाहिर सी बात है कुछ चीज़ों में थोड़ा सा एडवांटेज होता है इंग्लिश मीडियम वालों को, उसी थोड़ी सी चीज़ों का एडवांटेज से ही उनको सक्सेस मिलती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उसमें रेशियो बहुत कम है, परसेंटेज बहुत कम है, एक एक मार्क्स के ऊपर हज़ारों बच्चों का कॉम्पिटिशन होता है। तो उन बच्चों का सक्सेस हो जाता है जो कि कुछ स्ट्रेटेजिकली और कुछ एडवांस तरीके से पढ़ते हैं, या कह सकते हैं कि उनका कुछ सिस्टम भी साथ देता है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कि मैंने क्या गलती करी। कि शुरुआत में मैंने बताया कि मैं क्यों फेल हुआ। जाहिर सी बात है कि मैं हिंदी मीडियम से था, तो हिंदी मीडियम में 2007 में कॉलेज के साथ में ही पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी मैंने। तो इसके रिगार्डिंग में मैंने जैसे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पढ़ा था, साथ साथ मैं हिस्ट्री भी पढ़ रहा था, ज्योग्राफी पढ़ता था और इकोनॉमिक्स भी पढ़ता था और इंग्लिश भी पढ़ता था। ठीक है, 7, 8, 9, 10 तक तैयारी करता रहा और इसमें मैं लगभग काफ़ी अच्छा प्री के लिए भी काफ़ी तैयार कर चुका था, मेरी ग्रेजुएशन भी पूरी हो चुकी। लेकिन तभी एक बहुत बड़ा जो है मिस्टेक हुआ, वो था CSET का। CSET आना हिंदी माध्यम वालों बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप था, या यूँ कह दे कि हिंदी मीडियम वालों का कह सकते हैं कि उनको दूर करना या एक तरह से दरकिनार करना एक सिस्टम की गलती थी। लेकिन हम तो फंस गए। ठीक है, अब मेरा जो था सब्जेक्ट जहाँ था, मैं एक तरह से पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि उस समय 2 पेपर होते थे आपके 150 मार्क्स, एक आपका पहला समान अध्ययन जनरल स्टडी होता था 150 मार्क्स का। दूसरा जो पेपर होता था वो आपका 120 नंबर का होता था, जो कि आपके सब्जेक्ट चूज़ करना होता था, आपको सब्जेक्टिव बेस पे होता था, जिसमें 120 क्वेश्चन आते थे। और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई से भी आपके पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी किसी से भी हो सकते थे। तो मेरा पॉलिटिकल साइंस था और मैंने पॉलिटिकल साइंस में काफ़ी अच्छी उसमें एक तरह से स्कोर भी करता था। लेकिन सडनली जब CSET आया तो आपका बहुत सारा जो सपना था वो लोगों का बिखर गया, क्योंकि CSET पास होना जो ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे होते हैं उनके लिए आसान नहीं होता है। ये बात मान के चलिए, क्योंकि हमने ह्यूमैनिटीज़ इसलिए ली थी क्योंकि हमें मैथ से भागना था, हमें मैथ्स नहीं कुछ समझ में आती थी। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि मैथ से, और मुझे आज तक मैथ समझ में आती है, मुझे अच्छा लगता है मैथ्स, लेकिन मेरे से बहुत टाइम लग जाता है। यही कारण रहा है कि मैथ और रीजनिंग का जो हमारा माइंड या IQ रहता है वो बहुत एक तरह से फास्ट नहीं चल पाता, जितना कि एक इंजीनियर स्टूडेंट के बैकग्राउंड के बच्चों का होता है, या जो साइंस के स्टूडेंट के बच्चों का होता है। उनका IQ जो होता है, खासकर जो मैथ और रीजनिंग की जो पावर होती है उनके अंदर काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है और वो प्रैक्टिस भी करते हैं। और उसमें जबकि हमारा जो रहता है वो मानवीय के विषय रहते हैं, मानवीय के विषय यानी ह्यूमैनिटीज़ के विषय रहते हैं, उसमें हमारा थिंकिंग ज़्यादा लॉन्ग टर्म हम करते हैं, ज़्यादा कुछ में हम टाइम लेते हैं। तो ये कारण बहुत बड़ा रहता है कि हम जो है CSET में बाहर हो जाते हैं, मेन क्वालिफिकेशन नहीं कर पाते हैं। यही एक बहुत बड़ा कारण रहता है और मेरे साथ भी यही कारण था। उसके बाद मैंने अपनी डायरेक्शन ही बदल ली और लगभग मैं टीचिंग फील्ड में चला गया। तो सबसे पहले बात, अब
अब आपको क्या करना होगा, क्योंकि आप अगर ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं तो आपको अपने मैथ्स और रीजनिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा, और ये अब 12th लेवल की हो गई है। यानी इसमें के अंदर आपको क्वालिफाई करने के लिए, मैं क्वालिफाई की बात कर रहा हूँ, मैं उसमें ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा, आपको क्वालिफाई भी नहीं हो पाते हैं बहुत सारे अच्छे खासे बच्चे, क्योंकि मानवीय के जो विषय होते हैं मैंने आपको बताया, जैसे कि आप एक लेख बहुत अच्छा लिख सकते हो, आपकी सोच की जो पावर है, थिंकिंग है, वो बहुत अच्छी है, आप लंबा लेख लिख सकते हो, ज़्यादा लेख लिख सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो एक तरह से इंजीनियरिंग स्टूडेंट का जो फास्ट जो मैथ्स की सॉल्विंग की पावर होती है, कंप्रहेंशन पावर होती है, वो आप सॉल्व नहीं कर पाते हो। साथ साथ इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो भी इतना आसान नहीं होता है, क्वालिफाई करना भी इतना आसान नहीं होता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था सी सेट का, और अभी भी यही बहुत बड़ा कारण है सी सेट का। सी सेट की वजह से बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो सजेशन ये रहेगा कि आपको सी सेट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। समाज जनरल स्टडी पे तो आपको फोकस करना ही है, साथ साथ आपको सी सेट पे भी फोकस करना होगा, क्योंकि सी सेट में भी अपने आप में रीजनिंग, मैथ और कंप्रिहेंशन आते हैं, और एक तरह से लैंग्वेज की आपकी पकड़ देखी जाती है। तो अगर आप उसको क्वालिफाई नहीं कर पाते तो आपका जो जीएस आपका कितना भी बेहतर हो तो आप एक तरह से क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। दूसरा रीज़न जो मैंने भी गलती करी थी वो ये था कि हम सिर्फ पढ़ते रह जाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता था, जो भी बुक्स आती थी बस, जैसे कि यहाँ पे आपको देखिए हिंदी मीडियम की सारी बुक्स जो रखी है वो सब हिंदी मीडियम की बुक्स रखी हैं। इसके अलावा लाइब्रेरीज़ में बहुत सारी बुक्स थी, अलग अलग टॉपिक में जो मिलती थी वो ले लेते थे, बिपिन चंद्रा से लेकर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ मॉडर्न हिस्ट्री की। आप बिपिन चंद्रा को अब पढ़ रहे होगे, जैसे कि, तो मैंने क्या करी थी, मैंने अपनी एक सत्या राय ले रखी थी मॉडर्न। सेकंड पॉइंट ये था कि मैंने बहुत सारी बुक्स ऐसी पढ़ी थी जो कि लगातार पढ़ता गया था, और एक मुझे ये लगता था कि सिविल सर्विस मतलब बहुत बड़ा हुआ था, ठीक है, ऐसा मुझे शुरुआती दौर में लगता था। और मैं लगता था कि जो भी चीज़ें मेरे सामने आए बस पढ़ जाऊँ, और ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ूँ जो कि दूसरों को ना मालूम हो। जाहिर सी बात है इसके लिए मुझे ज़्यादा बुक्स पढ़नी पड़ेगी। तो मैं क्या करता था कि विपिन चंद्रा की बुक्स जो है मुझे लाइब्रेरी में मिल जाती थी, और मैं उसे खूब अच्छे से पढ़ता था। इसके अलावा मैंने अपने जो है 2 बुक्स खरीद रखी थी, जैसे ये सत्या राय की थी बुक, डीयू की बुक थी, इसके अलावा वर्मानी की बुक थी, ठीक है, और इसके अलावा ये जो है एक भारत में उपनिवेशवाद, क्योंकि ये भी मॉडर्न इंडिया की, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट भी था तो इसलिए भी मुझे पढ़नी थी। साथ साथ मॉडर्न इंडिया का एक टॉपिक भी तो बहुत इंटरेस्टिंग था, तो ये भी पढ़ता, साथ साथ एनसीईआरटी भी पढ़ता था। तो यानी इसका मतलब ये था कि मुझे एक और बुक आती थी डीयू की, रामचंद्र शुक्ल की बुक आती थी, उसमें बहुत अच्छी तरीके से, बहुत मोटी बुक थी, 700-800 पेजेस की बुक थी, तो वो भी कई बार लाइब्रेरी से इशू करा के वो भी पढ़ता था। तो हुआ ये मेरे साथ कि मैं बहुत सारी बुक्स को पढ़ता था। बहुत सारी बुक्स पढ़ने की वजह से ये हुआ कि मुझे ये लगता था कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज अगर हम गेन करेंगे, ऑब्जेक्टिव वाला नॉलेज अगर हम गेन करेंगे तो उससे हमारा सक्सेस रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये एक मेरी भूल थी। आपको क्या करना होगा कि आपको एक ही सब्जेक्ट को एक बार पढ़ना हो, उसके अच्छे से नोट्स आप मतलब एक तरह से नोट डाउन कर लेने होंगे, उसके बाद आपको उसको देखना नहीं होगा, और एक बुक्स को आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। हालांकि ये एक तरह से पॉजिटिव भी था, लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा टाइम उसी में निकल जाता था, या बहुत ज़्यादा समय निकल जाता था, और मैं उसी खोज में रहता था, उसी तैयारी में रहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ी जाए, क्योंकि बुक्स पढ़ना मुझे अच्छा लगता था। और लाइब्रेरी में अलग अलग किस्म की बुक्स आती थी, तो मैं वो सारी बुक्स पढ़ने की कोशिश करता था, जो कि एक ही टॉपिक पे अलग अलग राइटर्स ने क्या कहा है, ठीक है। तो ये गलतियाँ कई बार अच्छी भी होती है, कई बार ख़राब भी होती है, लेकिन प्री के रिगार्डिंग में मेरे ख्याल से आपको 1 या 2 बुक्स पे ही फोकस करना होगा। 1 से 2 से ज़्यादा बुक्स को आप फोकस ना करिए, तो ये आपके लिए बेहतर होगा। तीसरा पॉइंट जो मेरे ख्याल से ये था कि हमें जो है कि बहुत ज़्यादा लिखने पे हम फोकस नहीं करते थे, सिर्फ पढ़ने पे फोकस करते थे। लिखना एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, यानी किसी भी तरीके से एक्सप्रेस करना अपने आप को, चाहे लिख करके एक्सप्रेस करिए, चाहे उसको आप जो पेपर लगातार आप सॉल्व करिए, उससे भी होता है कई बार, या आप किसी को पढ़ाइए। तो एक्सप्रेशन, यानी आपको अपने आप को अगर एक्सप्रेस करते हो तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। अगर आप एक्सप्रेस नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है आपका जो ऑब्जेक्टिव का जो माइंड है वो कहीं ना कहीं वीक हो जाएगा, और जितना आप एक्सप्रेस करोगे अपने आप को तो ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। जो नेक्स्ट पॉइंट जो ये है कि हम अक्सर ये देखा जाता है कि हमारा जो माइंड है वो बहुत इजी चीज़ों को ज़्यादा पढ़ता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हमारा माइंड जो था ह्यूमैनिटीज़ का माइंड होता है, या जैसा भी हमारा माइंड होता है, तो हम जो डिफ़िकल्ट चीज़ होती है हम उसको अवॉइड करते हैं। तो अक्सर मेरा भी ऐसे होता था कि मैं डिफ़िकल्ट चीज़ों को अवॉइड करता, जैसे मैंने बताया कि मैथ्स को मैं अवॉइड करता था, रीजनिंग को अवॉइड करता था, या साइंस की चीज़ों को मैं अवॉइड करता था, ठीक है। कई बार जो अर्थशास्त्र को भी हम जो है वो अवॉइड करते थे, यानी जो भी हार्ड हमें चीज़ें लगती है, खासकर न्यूमेरिकल चीज़ें जो चीज़ें होती हैं, स्टैटिक्स वाली जो चीज़ें होती है, वो काफ़ी ज़्यादा हमें अवॉइड, या मैं अवॉइड करता था। तो आपको ये नहीं करना है।
आपको ये जो चीज़ें हैं इसको भी अवॉइड बिल्कुल नहीं करना, चाहे कोई भी डिफ़िकल्ट चीज़ होगी उसको भी आपको रेगुलर पढ़ना है, क्योंकि आप जितना उसे पढ़ोगे वो आपका एक तरह से काम आएगी, करंट अफेयर्स में भी काम आएगा आपका। और ये मैथ्स, रीजनिंग, इकोनॉमिक्स, जो भी स्टैटिक्स वाली चीज़ें होती हैं, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इससे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप इसको अवॉइड करोगे, अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के हो और हिंदी मीडियम के हो तो अक्सर बच्चे इसको अवॉइड करते हैं, तो आपको ये अवॉइड नहीं करना है। जितना आप अवॉइड करोगे ज़ाहिर सी बात है आप प्री से दूर होते जाओगे और मेंस में भी आपको इतनी सफलता नहीं मिलेगी। तो आपको इन चीज़ों को लेके चलना है, खासकर डिफ़िकल्ट चीज़ को उससे भागना नहीं है। ईजी चीज़ तो सब पढ़ लेते हैं, लेकिन डिफ़िकल्ट चीज़ जो पढ़ते हैं वही ज़ाहिर सी बात है सक्सेस उनका रेशियो बढ़ जाता है। तो आपको भी इन चीज़ों से भागना नहीं है। अगला जो है वो करंट अफेयर्स, यानी आपको करंट अफेयर्स पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि करंट अफेयर्स तो मेरा भी बहुत इंटरेस्टिंग होता था और मैं भी पढ़ता था। ये मेरी गलती नहीं थी, इसमें करंट अफेयर तो मेरा अच्छा ही था। लेकिन इसके रिगार्डिंग में भी आपको ये खास ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स अगर आप अवॉइड करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होता है, क्योंकि करंट अफेयर्स से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि स्कीम्स जो भी आपकी नई नई स्कीम्स होती है, योजना है, कुरुक्षेत्र है, फ्रंट लाइन है, या जो पॉलिटिकल इकोनॉमिकल वीकली है, हिंदी में कुरुक्षेत्र है, प्रतियोगिता दर्पण है, या जो इस तरीके से जो मैगज़ीन आती है रेगुलर उनको पढ़ो। इसके अलावा जनसत्ता, हिंदू, भास्कर, ये जो कुछ अखबार होते हैं इसके एडिटोरियल्स जो चीज़ें होती हैं उसको पढ़ो। ये जो चीज़ें हैं कई बार आपको रेगुलरिटी में होनी चाहिए, और रेगुलर आप जब तक इसे पढ़ोगे और उसके नोट्स अगर नहीं बनाओगे तो वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। तो ये खासकर मैं तो इसे पढ़ता था और आपको भी मेरे ख्याल से ये ज़्यादा पढ़ना होगा। अगर आप इसको अवॉइड करोगे तो ज़ाहिर सी बात है प्री में का मुश्किल हो जाएगा। तो ये 4-5 चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी जिससे आप प्री में क्वालिफाई कर पाते हैं। और लास्ट में है जो आपका प्रैक्टिस सेट। आप जितने से जितने ज़्यादा अगर प्रैक्टिस सेट को अगर नहीं बनाओगे तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। खासकर आपको बिल्कुल सेट टाइम में, जैसा आपका प्री का एग्ज़ाम आता है तो अगर उसी सेट टाइम में आपको अपने आप को बैठना होगा, अलार्म क्लॉक लगाना होगा। और कोई भी जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं या टेस्ट सीरीज़ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि इससे एक तो 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो आपको समझ होती है, एक तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती है, आपकी स्पीड बनती है, और आपको ये पता लग जाता है कि आप कितने पानी में हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप इन चीज़ों पे फोकस नहीं करेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट नहीं बनाएंगे, तो आपका एक तरह से प्री बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल होगा। तो ये कुछ जो चीज़ें थी जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी अपना सकते हैं। तो ये जो चीज़ें थी ये चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा फॉलो करनी होगी। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका जो रेशियो है, सक्सेस रेशियो जो है वो हिंदी मीडियम का भी काफ़ी बढ़ जाएगा। या जो आप नॉर्मली भी अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे इंग्लिश मीडियम के हो चाहे हिंदी मीडियम के हो, तो आपका जो सक्सेस रेशियो है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपको सक्सेस रेशियो, तो जाहिर सी बात है कि हमारा सिविल सर्विस काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। और अगर आप इसमें फेल भी हो जाते हैं तो इसमें कोई ऐसा बहुत बड़ा आफत नहीं आती, क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और सक्सेस रेशियो बहुत कम है। इसकी वजह से इसमें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप अगर टैलेंटेड भी हैं तब भी इसमें बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट रूप से सिस्टम ही ऐसा है कि इसमें जाहिर सी बात है कि बहुत सारे बच्चों का नहीं होना है, सिर्फ 1000 बच्चों का ही होना है। तो इसमें ऐसा कोई बहुत बड़े नहीं कि आपके जीवन तबाह हो जाएगा या हमारा जीवन तबाह हो जाता है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हमारे पास दूसरे करियर ऑप्शंस होते हैं और तो हम उसमें जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका वाकई सिविल सर्विस में ही जाना है या बिल्कुल आपको इसमें बिल्कुल ठान लिया है आपने, तो अगर बहुत ज़्यादा अगर आपने हार्डवर्क करा है और साथ साथ बारीक चीज़ों का ध्यान रखा है, इन चीज़ों का, बारीक चीज़ों का, तो आपका रेशियो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आशा करता हूँ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आप तैयारी अब देना चाहते हैं एग्जामिनेशन, तो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।